Assalamu alaikum. My name is Mohammed Azan Khan. I did my O levels from HSN College and FSC from Government College University Lahore. I secured 189 marks in my MD-CAT and got admission in King Edward Medical University and Aga Khan University. And currently I'm in the process of deciding कि मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी से MBBS करना है. तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि MD-CAT के अंदर कौन सी वो चीज़ें हैं तो मेजॉरिटी बच्चों को नहीं पता होती, जिनकी वजह से बहुत से बच्चे इस साल MCAT में अच्छा स्कोर नहीं कर सके. एंड MCAT के अंदर आपको कौन सी रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, आपको कौन से किस वे से पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा. इसके अलावा मैं आप लोगों के र्यूमर्स और मिथ्स जो बहुत चल रही थी MCAT के बारे में वो सब क्लियर करूंगा कि इनमें कौन सी चीज़ें सही थी और कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको अपने MCAT पे कॉशियस रहना है. इस साल मेजॉरिटी बच्चों को ये इशू फेस हुआ कि उन लोगों को पता नहीं चला या समझ नहीं आया कि वो MCAT यूएचएस को दे रहे हैं या PMC को दे रहे हैं, बिकॉज सबने अपनी प्रिपरेशन यूएचएस के एग्जाम जिस तरह देते हैं उस तरह की भी थी. एंड PMC का क्वेश्चन बैंक और PMC के टाइप ऑफ क्वेश्चन काफ़ी फर्क थे. फॉर एग्जाम्पल यूएचएस के जो क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैंने भी पास्ट पेपर्स वगैरह देखे थे बिफोर माई MCAT, तो वो बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं, बहुत आपको वर्किंग करनी पड़ती है. ऑन द अदर हैंड PMC के MCQs बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और डेटा बेस्ड ज़्यादा सब कुछ था. PMC के अंदर जो न्यूमेरिकल्स भी थे वो बहुत ही सिंपल थे, जिनमें F=kx लग रहा था. कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी थे फिजिक्स के अंदर, खासकर न्यूमेरिकल्स, और वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताता हूँ. तो मैं आप लोगों को सबसे पहले अपना MD-CAT का एक्सपीरियंस बताता हूँ. तो मेरा MD-CAT 30 सितंबर को मॉर्निंग में था. मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे था टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं था. मैंने अपना ID-CAT दिया, देखिए उसमें रोल नंबर स्लिप, मैंने अपने सीट पे बैठ के उन्होंने हमें एक टैबलेट दिया, उससे मैंने अपनी रोल नंबर स्लिप का जो रोल नंबर था वो एंटर कर दिया एंड मेरा अकाउंट मेरे टैबलेट पे लॉगिन हो गया. उसके बाद सारे जो इंस्ट्रक्शंस थी वो MD-CAT के जो इंटरफेस था सारा उस टैबलेट का वो उस पर लिखा हुआ था. मैंने वो बहुत ही ध्यान से उस वक्त पढ़ लिया. उसके बाद दे प्लेड सूरह रहमान एंड दे गिव अस एन आवर्स ब्रेक कि हम इसमें रिलैक्स करें. एंड आफ्टर एन आवर दे टोल्ड अस क्या हम आप अपने जो टैबलेट्स हैं वो स्टार्ट कर लें. जिस पे एक स्टार्ट की ऑप्शन थी वो 1 घंटे बाद हो गई एंड वी क्लिक द बटन एंड हमारा पेपर स्टार्ट हो गया. तो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, सबको लगता है कि एक सेंटर के अंदर जो MD-CAT के में पेपर आया है वो सबका सेम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एक सेंटर के अंदर भी मेरे लेफ्ट वाले का, मेरे सामने वाले का, मेरे राइट वाले का, सबका पेपर डिफरेंट होगा. एंड सबका पेपर डिफरेंट इसलिए है कि एक ही कॉमन क्वेश्चन बैंक होता है जो PMC वालों ने रखा हुआ है, और उसी क्वेश्चन बैंक में ईजी, हार्ड और मॉडरेट के रेशोज़ हैं. उन रेशोज़ के मुताबिक हर बच्चे के जो पेपर है उसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन आते हैं जो कंप्यूटर रैंडमली उससे देता है. तो सबका पेपर MD-CAT के अंदर डिफरेंट होता है. कुछ मिथ्स थी MD-CAT के बारे में, तो मैं पहले आपसे वो डिस्कस कर लेता हूँ और फिर कि किन चीज़ों के बारे में आपने कोशिश करना है. तो आप लोगों को जब आपका टैबलेट मिलता है आपने 3 चीज़ें देखनी है. एक कि आपका टैबलेट चार्ज हो, उसमें जो बैटरी इसका ऊपर लिखा आ रहा होगा, बैटरी कम होगी तो अपने इन्विजिलेटर से देखा कि वो चेंज कर दें. सेकेंडली आप देखिएगा कि आपका टैबलेट इंटरनेट से वहाँ के सेंटर के कनेक्टेड हो और वो उसके ऊपर आपको वाईफाई के साइन शो हो जाएंगे. एंड अपने ये तो थर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अपने टैबलेट की टच सेंसिटिविटी भी देख लीजिएगा कि आपके क्लिक करने से क्या क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा. तो अक्सर कुछ बच्चों ने बताया था कि उनके टैबलेट्स का टच ख़राब था, तो ये भी देख लीजिएगा. उसके बाद एक जो बड़ी मसला था टैबलेट के अंदर वो ये था कि आपकी जो ऑप्शन डी है और आपके पास एक लंबी सी स्पेस है, उसके बाद सबमिट आंसर की तक एक लंबी सा गैप होता है. उस सबसे पहले आपका क्वेश्चन होता है, नीचे ऑप्शंस होती हैं, बहुत लंबी स्पेस के बाद सबमिट आंसर होता है. तो अगर आपके साथ रीचेकिंग करते हुए गलती से बीच वाली स्पेस को आपने क्लिक कर दिया तो आपकी ऑप्शन डी दिख जाती है, ऑटोमेटिकली यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो मेरे साथ ये हुआ कि मेरे जब अपना MD-CAT रीचेक करवाया तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने रीचेक करते हुए गलती से नीचे जो स्पेस थी उसमें क्लिक कर दिया होगा एंड वो डी लग के डी सबमिट हो गया. तो ये बहुत ध्यान रखिएगा कि आप पेपर करते हुए टैबलेट को रैंडमली टच ना करते रहें, सिर्फ ऑप्शन को और नेक्स्ट क्वेश्चन को करें. मैंने कोई ऑप्शन स्किप नहीं की थी बिकॉज वो अलग चली जाती हैं, अलग करनी होती हैं, और उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे कि उनके स्किप्ड क्वेश्चन जो थे उनके मार्क्स नहीं लगे. तो मैंने कहा इट्स बेटर नॉट टू टेक द रिस्क, एंड मैंने वो नहीं किया, कुछ नहीं स्किप किया, लेकिन मैंने आंसर्स चेंज बहुत किए थे. मतलब एक ऑप्शन मैंने एक क्वेश्चन है एंड उसके अंदर मैंने पहले ए लगाया था एंड आफ्टर रीचेकिंग आई रियलाइज कि ये नहीं बन रहा, अब वो बोथ भी लिखा हुआ है तो मैंने बोथ लगा दिया. तो आप बहुत ज़्यादा ऑप्शंस बार बार चेंज कर सकते हैं, दैट नॉट अ बिग डील. तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आप लोगों ने प्रिपरेशन किस तरह करनी है. तो मेरा ये सीन था कि मैंने अपना FSC करने के फ़ौरन बाद द डे माई FSC एंडेड मैंने MD-CAT का सेशन ज्वाइन कर लिया था कि उसके अंदर. एंड
इस सेशन के अंदर मेरे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो काफ़ी क्लियर हो गए थे, क्योंकि जो टीचर्स थे वो तो यूएचएस की ही बेसिस पे प्रिपेयर करवा रहे थे हमें, लेकिन ओवरऑल जो एफएससी के अंदर हमने काफ़ी ग्रामिंग की होती है, और जब एमकैट में आता है तो हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े से डिफरेंट तरीके से क्लियर होना ज़रूरी होते हैं। एंड वो मुझे अकेडमी से फ़ायदा हो कि मेरे काफ़ी जो कॉन्सेप्ट्स थे अबाउट नंबर ऑफ चीज़ें, जैसे आपका थर्मोडायनामिक्स है, जो फर्स्ट की मुझे इग्नोर की होती है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अगर आप लोग अकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऑनलाइन बहुत वेबसाइट्स हैं, सही MDCAT वगैरह, जहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, काफ़ी टेस्ट अवेलेबल होते हैं, तो वो ज़रूर करें बिकॉज दैट विल रियली हेल्प यू। तो आपकी प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप ये है कि सबसे पहले आप अपनी बोर्ड की बुक खोलें, और अपनी जो बोर्ड की आपकी बुक है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, उन सबको सर्कल कर लें। उन सबको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हाईलाइट कर लें, शॉर्ट लिस्टिंग कर लें, जो चीज़ आपके सिलेबस से बाहर हैं, जो आपके कंटेंट पॉइंट्स में MDCAT के नहीं हैं, उन्हें क्रॉस आउट कर लें, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें हाईलाइट कर लें। तो ये, और जब एक चैप्टर वाइज चलते हैं तो बहुत बेहतर है, या मैक्स 2 चैप्टर्स, वो 2 चैप्टर्स है, एक चैप्टर समझने के बाद उसका लेक्चर सुन लिया ऑनलाइन या फिर फ्रॉम योर अकेडमी, आप उसकी जो अपनी रिस्पेक्टिव अकेडमी के प्रैक्टिस टेस्ट जो होते हैं उस चैप्टर के वो सॉल्व करें। मेरी किप्स थी, तो मेरे पास जो मैंने रिसोर्सेज यूज़ किए थे वो किप्स के प्रैक्टिस बुक्स थी। किप्स के नोट्स जो होते हैं वो यूजफुल बिल्कुल नहीं होते, और नोट्स पे किसी को भी रिलाई नहीं करना चाहिए, बिकॉज उनमें बहुत कुछ समराइज होता है एंड इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, किप्स का नोट्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सिर्फ जो प्रैक्टिस बुक्स हैं, हर चैप्टर प्रिपेयर करने के बाद आपको प्रैक्टिस बुक से इसको सॉल्व करना है। द नेक्स्ट थिंग इज कि जब आपने एक चैप्टर को सॉल्व कर लिया है अपनी प्रैक्टिस बुक में भी, तो उसके बाद जब आप उसको सेकंड टाइम रिवाइज कर रहे होंगे, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड ऑल योर सिलेबस इस तरह, तो आप रिवीजन अपनी पीटीबी की बुक से नहीं करेंगे। आप पीडीएफ में आपको सिंध की बोर्ड की बुक मिल जाएगी, आपको फेडरल की बुक मिल जाएगी, एक बोर्ड की बुक जो आपके बोर्ड से अलावा है, इट्स आदर सिंध और फेडरल, आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, बिकॉज हमारे जो खासकर बायो है उसके अंदर जो सिंध की बुक है उससे बहुत स्टेटमेंट्स थी जो हमारे सिलेबस में नहीं थी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश को। तो इंग्लिश के अंदर बच्चों ने बहुत टाइम वेस्ट किया था ऑन वोकैबुलरी, एंड वोकैब से कुछ भी नहीं आया तो बहुत ऐसे वर्ड्स आए जो हर किसी को नॉर्मल लैंग्वेज में यूज होने वाले वर्ड्स हैं। तो इंग्लिश के अंदर आप लोगों ने नेक्स्ट ईयर पर टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। इंग्लिश में आप लोगों ने काम करना है ऑन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। देन जो आपकी सिंपल स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन एरर्स हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको बहुत ज़्यादा रूल्स लिखे होते हैं। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप अपने जो रूल्स वगैरह हैं जो आपकी अकेडमी की बुक्स के अंदर लिखे हुए हैं उन्हें अच्छी तरह गो थ्रू कर लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी रीडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ज़्यादा रूल्स वगैरह में घुसने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इट्स बेटर कि अगर आपके पास टाइम है तो आप खासकर रिपीटर्स जिनका पूरा साल है वो तमाम टेंसेस वगैरह के रूल्स को गो थ्रू कर दें। लेकिन मेजर जो हर MDCAT के अंदर इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन आ रहे थे, एक कुछ क्वेश्चन के अंदर एरर था एंड वी हैव टू स्पॉट ऑन द करेक्ट सेंटेंस। इस तरह के क्वेश्चंस थे। स्पेलिंग के बहुत क्वेश्चंस थे, मतलब गलत स्पेलिंग लिखी हुई थी एंड आपको सही स्पेलिंग यूज करनी थी, एंड पंक्चुएशन थी, एंड ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स था। तो इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है, आपकी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश है, तो आप इसको अच्छी तरह, आपको ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने अपना मेरे MDCAT था तो मेरे उस टाइम तक प्रैक्टिस टेस्ट आ चुके थे और उसके अंदर जो इंग्लिश थी वो बहुत ज़्यादा सिंपल थी, तो मैंने इंग्लिश के अंदर अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया था। बहुत ही कम, सबसे कम टाइम अपने MCAT में इंग्लिश को दिया था। तो इंग्लिश में प्लीज़ मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपना वोकैब के टाइम मत वेस्ट करें। वोकैब से कुछ भी नहीं आता, एंड जो आता भी है, अगर इक्का दुक्का आपको पेपर में वोकैब से आ भी जाता है MCQ, तो उस MCQ के लिए 300 यूएचएस की पुरानी लिस्ट याद करने का कोई फायदा नहीं है अगर आपका PMC MDCAT दिया है तो इट्स यूजलेस। केमिस्ट्री का क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है आपके MCAT के अंदर, बिकॉज वो आपका, अगर आप एक बोर्ड की बुक से ही अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका आराम से हो जाएगा। अगर आप PTP से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप साथ फेडरल की केमिस्ट्री की बुक को साथ कंसल्ट करते रहें, और आपको किसी और बोर्ड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज केमिस्ट्री का बहुत जनरल सा सिलेबस है। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसी में से आता है। पर केमिस्ट्री के अंदर जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, वो मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं हमारे चैप्टर्स के। हमारे जब हम एल्कीन्स को पढ़ते हैं तो हम इथीन के यूजेस पढ़ते हैं, हम अल्कोहल्स पढ़ रहे हैं तो हम एथेनॉल मेथनॉल के यूजेस पढ़ रहे हैं, हम एल्डिहाइड और कीटोन्स पढ़ रहे हैं तो फिर हम उसके एंड पे फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड के यूजेस पढ़ रहे हैं। ये जो यूजेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर यूज़, मतलब अप्रोक्सीमेटली हर यूज़
हमारा जो एंड पे लिखा हुआ था, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्माल्डिहाइड का यूज़ था एक फॉर्मामेंट का, तो एक फॉर्मामेंट से एमसीक्यू आया हुआ था। लेकिन ये अगर आप जो यूजेस हैं ना अपने सारे कंपाउंड्स के, उन्हें बहुत ही अच्छी तरह गो थ्रू करें। अक्सर यूज़ लिखा होता था और पूछते थे कि कौन से कंपाउंड का है, और एक कंपाउंड का नाम लिखा होता था, आपको यूज़ फाइंड करना होता था, और कोई मुख्तलिफ कंपाउंड्स जो बन रहे होते थे उनके नाम, जैसे फॉर्मामेंट है वो, और वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए थे। तो अगर इसलिए क्वेश्चन थे हमारे जो पीरियड टेबल वाले चैप्टर्स हैं, उन्हें अगर आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं तो केमिस्ट्री आपके आराम से हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ है फिजिक्स। तो फिजिक्स का पोर्शन वो है जो एमडी कैट में इस साल सबसे चैलेंजिंग था, एंड इसकी मेजर वजह ये है कि फिजिक्स के अंदर कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल्स आए हुए थे जो चारों बुक्स और फिडल के अंदर नहीं डिस्कस थे। तो दो चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर 11 फर्स्ट ईयर का थर्मोडायनामिक्स और एक चैप्टर 17 सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रॉनिक्स। इन दोनों चैप्टर्स के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारी बुक्स के अंदर नहीं है, एंड उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सीपी के न्यूमेरिकल्स होते हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उसके रिलेटेड कुछ नोट्स, वो कंसल्ट करें। उसमें से हर पेपर में एक ना एक तो न्यूमेरिकल था, एंड वो किसी बुक में नहीं है, उससे कुछ अलग से फॉर्मूलाज हैं जो आपको नाम याद करने पड़ते हैं, और वो फॉर्मूला यूज़ करते हुए आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो चैप्टर 11 थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो ये डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो हमारी बुक्स में नहीं है, ये करने की बहुत ज़रूरत है। एंड चैप्टर 11 जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंदर ब्रिज सर्किट था, और जो फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर्स की मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं, उनके मुख्तलिफ आउटपुट्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। एक टेबल है जिसमें मैंने सब कुछ समराइज किया है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन की नोट्स के अंदर मिल जाएगा। और ये कुछ चीज़ें थी जो बच्चों को नहीं बताती हैं, और इनमें से काफ़ी एमसीक्यूज थे खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स में से। और ये सीपी के न्यूमेरिकल्स जो हमारी बुक्स में नहीं है, ये इनके भी बहुत क्वेश्चन थे, तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देखे जाएगा। इसके बाद आ जाती है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट ऑफ योर एमडी कैट आफ्टर इंग्लिश, बिकॉज यहाँ पे जो सीक्वेंसेस बनाई थी वो बहुत सिंपल थी। हमने जब अकेडमी में प्रैक्टिस की थी वो अच्छा था हमारे लिए, बिकॉज हमने हर मुश्किल सिनेरियो की जो हमारी अकेडमी की किप्स की प्रैक्टिस बुक लॉजिकल रीजनिंग की वो बहुत हेल्पफुल थी। उसमें जो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो बेसिक मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस थे वो थे कॉज और इफेक्ट के। कॉज और इफेक्ट के थे जिसमें आपको दो स्टेटमेंट्स आती हैं, एक स्टेटमेंट 1 होती है और एक 2 होती है, एंड आपको बताना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट कॉज है, कौन सी इफेक्ट है। हर पेपर में आप अप्रोक्सीमेटली हर पेपर में थे। एंड सेकेंडली जो सिंबल्स थे, वैसे कोई क्वेश्चंस नहीं आए थे लॉजिकल रीजनिंग के, और आपके लॉजिकल रीजनिंग में जो नंबर सीक्वेंसेस थी वो थी बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, वो आप आराम से। तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर तो 6 कंटेंट पॉइंट्स थे, उनमें से कोर्स ऑफ एक्शन और कॉज एंड इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, और इनमें से सारे क्वेश्चंस मेजर सेट होते हैं, तो इन पे आप बहुत फोकस करिएगा। सारी अकेडमीज़ के, अगर आप स्टेप्स के हैं, आप किप्स के हैं, तो उनकी अपनी प्रैक्टिस बुक्स होती हैं। मैं आपको किप्स की लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस बुक रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसमें ये 6 पॉइंट्स अच्छी तरह कवर हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जिनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो और लॉजिकल रीजनिंग एक ईजी पोर्शन है, इसमें आपको ज़्यादा कोई इशू इंशाल्लाह फेस नहीं होगा। जो पोर्शन एम कैट का जिसमें सबसे ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे वो बायोलॉजी था। एंड आउट ऑफ सिलेबस का मतलब है कि वो क्वेश्चंस सेट हुए हुए थे जो ना पीटीबी में से थे ना फिडल में से थे। तो जब मुझे पता चला, जब मेरे बाकी दोस्त एम कैट दे रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, तो मैंने डिस्कवर किया कि मेजर क्वेश्चन वो थे सेट किए हुए थे पीएमसी वालों ने सिंध की टेक्स्ट बुक से, और सिंध की जो बायो की टेक्स्ट बुक है वो हमारी बुक से काफ़ी फ़र्क है। उसमें मतलब चैप्टर्स तो वही हैं, पर काफ़ी डिफरेंट वैल्यूज़, काफ़ी डिफरेंट न्यूमेरिकल खासकर डेटा बेस्ड उसमें से एमसीक्यू सेट हुए हुए थे। तो बायो का पीटीपी से करने के बाद अगर आप लोग सिंध की बुक से भी बायो को पढ़ लें, उन चैप्टर्स को जो आपके सिलेबस के और एमकैट के अंदर है, तो दैट विल रियली रियली हेल्प यू। बायो के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, और जिनमें बच्चों को नहीं पता चला कि यहाँ से भी आ सकते हैं। तो जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे हम लोग बॉल एंड सॉकेट, हिंज पढ़ते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जॉइंट की टाइप्स हैं, जैसे ग्लाइडिंग जॉइंट है, कॉन्टिलेडरल जॉइंट्स हैं। यूँ जॉइंट्स वगैरह आप बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं ना, हर तरह का, हर टाइप का जॉइंट, अगर आप इनकी मुख्तलिफ टाइप्स वगैरह पढ़ लेंगे तो आपको जॉइंट्स के अंदर मसला नहीं होगा, क्योंकि जॉइंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे जो हर एमकैट में हर बच्चे को आ रहे थे। इसके अलावा रिप्रोडक्शन के अंदर अगेन मैं कहूँगा एटलीस्ट अगर आप पूरी सिंध बोर्ड नहीं के बुक को गो थ्रू कर सकते बायो के लिए, तो आप सिंध बोर्ड के अंदर जो रिप्रोडक्शन का टॉपिक है बायो के अंदर वो ध्यान से पढ़ लें। इसके अलावा 2 चैनल्स हैं, एक है लर्निंग क्लब एंड ऑल लर्निंग स्कूल। इन दोनों के लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। इन चैनल्स के अंदर
जो अलग अलग चैप्टर्स की वीडियोस भी बनी हुई हैं। एम कैट के अंदर जो काफ़ी क्वेश्चन आए थे वो उनमें अलग क्वेश्चंस भी लगे हुए हैं, और डिटेल में जो चीज़ें आपकी बुक्स के अंदर नहीं है आप इन दोनों चैनल्स की, लर्निंग क्लब और ऑल लर्निंग स्कूल की, अगर वीडियोस ही देख लेते हैं इन बायो के चैप्टर्स की, तो आपको कोई मसला बायो के अंदर नहीं होगा। इसके अलावा अब जो बायो के अंदर सबसे मतलब पूरे एम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके एस के मतलब पीएमसी के जो पेड प्रैक्टिस टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पेड प्रैक्टिस टेस्ट फ्रीली अवेलेबल है वेबसाइट पे SKN Academy, उसका लिंक भी लिखा हुआ है, जहाँ वहाँ पे सारे 36 के 36 सॉल्व हुए हुए हैं प्रैक्टिस टेस्ट, और आप उसको गो थ्रू कर लेते हैं। उससे बहुत सवाल रिपीट थे। मेरा MD कार्ड लेट था तो मैंने वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट देख लिए थे, और उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस थे जो रिपीट होकर MCAT में आए हुए थे। तो 36 प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो उन सब से गो थ्रू करेगा आफ्टर कंप्लीटिंग योर प्रिपरेशन। एंड जो सेकंड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको सबको पता है कि PMC का एक ही बहुत बड़ा सा क्वेश्चन बैंक है, तो वो 10,000 12,000 उसके अंदर क्वेश्चन सेटअप होंगे, और काफ़ी क्वेश्चन हैं वो जो रिपीट होते हैं। जैसे आपको पता है कि ईजी और हार्ड के क्वेश्चन बहुत रेशियो में कम आते हैं, मतलब ईजी 20% होती है, हार्ड 20% होती है। तो ये क्वेश्चन ईजी और हार्ड जो होते हैं हर पेपर में काफ़ी रिपीट होते हैं। तो एक क्वेश्चन बैंक था पिछले साल सेटअप हुआ था, और PMC ने हर बच्चे को उसका पेपर पूरा इसलिए नहीं शो किया क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन बैंक लीक हो जाता है, और आप लोगों के बारे में वही क्वेश्चन बैंक का आएगा। तो यूट्यूब पे यहाँ पे चैनल्स का है, इन पे आप रोज़ के जो MD कार्ड्स हैं जो 1 से लेकर 38 सितंबर तक हुए थे, उन रोज़ MD कार्ड की वीडियोस देखें, अपनी एक नोटबुक बनाएं, और जो डिफिकल्ट MCQs हैं वो लिखते रहें। मैंने खुद जब मुझे पता चला था कि जो रोज़ MD कार्ड हो रहे थे, मैंने उनके नोट्स बनाए थे, स्टेटमेंट्स लिख के, उनके आंसर्स लिख के, मैंने जो रोज़ के MCATs हो रहे थे इन वीडियो से देख के उनके नोट्स बनाए थे, और ये आपको नोट्स बहुत हेल्प करेंगे जब आप एंड पे रिविजन कर रहे होंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन बैंक है और वही क्वेश्चन जो तो वो बहुत रिपीट होते हैं। ये नोट्स भी मैंने खुद लिखे थे, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो समिंग इट ऑल अप, सबसे पहले आप लोगों ने बुक पढ़नी है, बुक से सारा गो थ्रू करने के बाद अपनी जो प्रैक्टिस टेस्ट अपनी प्रैक्टिस बुक्स होती हैं उनको सॉल्व करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके MCAT के लिए, जिससे पहले आपने एग्जाम नहीं देना, वो आपके प्रैक्टिस टेस्ट हैं। और प्रैक्टिस टेस्ट शायद आप लोगों के एग्जाम्स में दोबारा और प्रैक्टिस टेस्ट आएंगे, पर हमारे प्रैक्टिस टेस्ट जो हमारी बारी के थे उन वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हैं, वो 36 टेस्ट में आपको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, एक टेस्ट 3 घंटे का होता है। उन टेस्ट के बाद रिपीटर्स जो हैं पूरा साल है उनके पास, वो टेस्ट गो थ्रू करें। एंड उसके अलावा ये जो पुरानी हमारे MD कार्ड की वीडियोस थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मैंने बहुत स्ट्रेस दिया इस पर, वो ज़रूर करें, बिकॉज उससे बहुत रिपीटेशन होगी आप लोगों के MD कार्ड में भी। जब आप लोग MCAT देंगे आप लोगों को पता चलेगा कि तो वही स्टेटमेंट्स है, वही क्वेश्चन जो हमने देखे में, और ये बहुत हेल्प करता है। ऑन ए कंक्लूडिंग नोट, आपको और कोई चीज़ मुझसे पूछनी हो तो मैं कमेंट्स के अंदर आंसर करता रहूँगा। थैंक यू फॉर अ टाइम। इंशाल्लाह अगर आप लोग इन चीज़ों पे एक्ट करते रहेंगे आप लोग का MCAT बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।